हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग केसेस देखे थे। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इसके अंदर कौन कौन सी सीरीज बनती है। ठीक है, लाइमन, रामर, पास्चन, ब्रेकर, टीफंड, हम्फ्री। ठीक है, ये कुछ कुछ लाइंस होती हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा है। ठीक है, बाद में हमने वेवलेंथ कैसे मिनिमम मैक्सिमम करते हैं ये सब हमने देखा है। एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम कैसे करते हैं ये देखा है। ठीक है, इसके बाद में हमने कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम स्टार्ट करते हैं हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है मेरा, कि देखो कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, कुछ भी मूविंग मेरा पार्टिकल हो सकता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम। कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम वो मैं एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं एक साथ कैलकुलेट करने गया तो मेरे को कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। ठीक है, कि एट ए टाइम एक साथ उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों को मैं एक साथ चेक नहीं कर सकता हूं। मुझे वन बाय वन चेक करना पड़ेगा, या तो मैं पोजीशन चेक करूंगा या मैं मोमेंटम चेक करूंगा एक टाइम पे। ठीक है, अगर मैं दोनों को एक साथ करने गया तो मेरे पास कुछ ना कुछ मुझे एरर मिलेगा। यही क्या मेरा हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको मैं लिख सकता हूं द exact position and momentum cannot be calculated at a time, कि एक टाइम पे मैं खाली मेरी एक ही चीज फाइंड कर सकता हूं, या तो उसका मोमेंटम फाइंड कर सकता हूं या फिर उसकी पोजीशन कर सकता हूं। अगर दोनों को मैं करने गया तो मुझे कुछ एरर मिलेगा। ठीक है, तो एरर क्या मिलेगा, मान लेते हैं कि एरर इन मोमेंटम इक्वल टू डेल्टा पी, और मैं मान लेता हूं कि एरर इन पोजीशन ये मान लेता हूं मैं क्या, डेल्टा एक्स। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है H/4 पाई के। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, एक फॉर्मूला है, ये आप याद रखें कि डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स मेरी पोजीशन में एरर, और डेल्टा पी क्या है, मेरे मोमेंटम में एरर। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो H/4 पाई के ज्यादा आएगा या फिर इसके बराबर आएगा। इसको मैं चेंज करके से भी लिख सकता हूं। देखो मेरा मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो फिक्स रहेगा किसी भी चीज का, लेकिन वेलोसिटी में एरर आ सकता है। ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन H/4 पाई, तो लिख सकता हूं डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई एम। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या बोलता है हिजेनबर्ग, कि कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल है उसकी या तो मैं पोजीशन एक बार में फाइंड कर सकता हूं या फिर उसका मोमेंटम में एक बार में फाइंड कर सकता हूं। दोनों को अगर मैं एक साथ फाइंड करने जाता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। ये था मेरा हिजेनबर्ग
प्रिंसिपल, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, छोटा ही है, इसको कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन हमें कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन है इस पे, इफ द error in position of an electron is 1.1 angstrom, find error in measurement of velocity ठीक है। ठीक है, देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है, if the error in position of an electron is 1.1 angstrom, find the measurement in the velocity। तो फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए इसको। हुआ सॉल्व? देखो कैसे होगा सॉल्व। मेरे को पोजीशन में एरर दे रखा है इलेक्ट्रॉन की, तो पोजीशन क्या होती है, डेल्टा एक्स। पोजीशन में एरर में यही होता है क्या, देखो लिख रखा है सर, एरर इन पोजीशन कितनी होती है मेरी, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, 1.1 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम को मैं चेंज करूंगा किसमें, मीटर में। 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, -10 मीटर, ठीक है। चलो अब देखो और किस मेरे को पूछा है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में और पोजीशन में, इन दोनों में ये वाला रिलेशन लगेगा। क्या रिलेशन है, फिर से लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। तो लिखो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच की जगह वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10 टू दी 3 इधर रख सकते हो, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। तो यहाँ से आप डेल्टा भी निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। इसको सोल्व करें, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 अपॉन कितना बनेगा, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 इंटू, इसको नीचे ले जाता हूँ तो क्या बनेगा, 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -10। तो यहाँ से आप डेल्टा वी का वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे पास निकाला हुआ नहीं है, आप इसको सोल्व करें और यहाँ से डेल्टा वी पोजीशन, ये क्या है मेरी, डेल्टा वी एरर इन वेलोसिटी। ये फॉर्मूला इधर ही से आया, मोमेंटम को मैंने लिख दिया मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास फिक्स होता है, एरर किसके अंदर बचेगा, ओनली वेलोसिटी के अंदर। तो मास को मैंने नीचे भेज दिया, बाकी ये फॉर्मूला सीधा उधर अप्लाई कर दिया, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इफ error in measurement of P and X, momentum and position are equal, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड error in
मोमेंटम। तो P के अंदर मुझे एरर पता करना है, ठीक है। मेरे को क्या बोला है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ P एट x मोमेंटम और पोजीशन के अंदर जो मेरा एरर है वो इक्वल है, तो मुझे पता करना है फाइंड इन एरर ऑफ पोजीशन। तो डेल्टा P का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, तो करिए इसको सोल्व। हो गया, चलो करते हैं इसको सोल्व। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो ऊपर वाला ये वाला, डेल्टा P इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या बोल रहा है कि इक्वल है, क्या इक्वल है, मेरा मोमेंटम और पोजीशन इन दोनों में एरर जो है वो मेरी इक्वल है। मतलब डेल्टा P इक्वल टू क्या हुआ, यहां से भी क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा x, ठीक है, दोनों इक्वल है एरर। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, कैसे, डेल्टा P इंटू डेल्टा P, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दो बार डेल्टा P लिख दिया, डेल्टा x नहीं डेल्टा P, हाँ डेल्टा P, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड इन एरर ऑफ पोजीशन, तो डेल्टा P लिखूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो क्या बनेगा, डेल्टा P स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा P का वैल्यू कितना आया, ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई। यहां से मेरे पास डेल्टा P का वैल्यू आ गया। इजी क्वेश्चन बनते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल बोला हुआ कि मेजरमेंट इन पोजीशन एंड मोमेंटम इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल है, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। अगर मुझे पूछ लेता कि फाइंड एरर इन पोजीशन, तो मैं क्या करता, डेल्टा x इंटू डेल्टा x करता, क्योंकि मुझे उस टाइम पे क्या करना पड़ता, पोजीशन में एरर, तो इसको भी डेल्टा x कर देता, इसको भी डेल्टा x कर देता, डेल्टा x का सेम ही आंसर रहता। लेकिन मुझे पूछा गया डेल्टा P पोजीशन सॉरी मोमेंटम में एरर, तो मोमेंटम के लिए मैंने डेल्टा P कर दिया, ठीक है। चलो इजी है। अब देखते हैं हम कुछ ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे होंगे, बोहर मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक रहे होंगे। ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। सॉरी, लिखता हूं मैं, ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल। कुछ कुछ ड्रॉबैक है, उनमें से वन बाय वन हम सारे ड्रॉबैक लिखते हैं। देखो सबसे पहला ड्रॉबैक मैं लिखता हूं, बोहर मॉडल ओनली फॉर किसके लिए, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। बोहर मॉडल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। बोहर मॉडल किसके लिए, खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए लिख सकता हूं मैं, किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन आता है, मैं He+ लिख सकता हूं, Li2+ लिख सकता हूं, ठीक है। और इसके जैसे एटम, लाइक एटम, कि इनके जैसे एटम्स के लिए ये वाला क्या बोहर मॉडल मेरा एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो यही इसका एक रिस्ट्रिक्शन हो गया कि ये खाली काम करेगा जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर, ठीक है।
सेकंड में लिख सकता हूं, सेकंड में लिख सकता हूं, देखो सेकंड में बताता हूं आपको कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एक मूविंग पार्टिकल समझा है, ठीक है। बोहर ने इलेक्ट्रॉन को एक मूविंग पार्टिकल समझा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल हो वो वेव नेचर भी शो कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ, मैं लिखता हूं उसमें, बोहर मॉडल assume electron as a moving particle, as a moving particle, ठीक है। ये भी इसकी एक कमी है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक मूविंग पार्टिकल समझा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या मेरा वेव नेचर भी शो कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। तो यहां लिख सकता हूं, बट इलेक्ट्रॉन शो particle nature as well as wave nature, as well as wave नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर भी शो करता है और मेरा वेव नेचर भी शो कर सकता है। अगला लिखता हूं मैंने को थर्ड में ड्रॉबैक। थर्ड में ड्रॉबैक क्या है, according to Bohr model, according to Bohr model, पोजीशन या पोजीशन बोल सकता हूं, या इसको मैं रेडियस भी बोल सकता हूं, क्योंकि वो भी एक तरीके से पोजीशन ही हुई ना कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो एक पोजीशन ही है। तो उसने रेडियस कितनी कैलकुलेट की है, 0.53 n स्क्वायर बाई z, किसमें, एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल पोजीशन क्या है उसकी, ये वाली, और उसकी वेलोसिटी उसने बता दी उसी टाइम पे, एंड एट अ टाइम वेलोसिटी कितनी है उसकी, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी। लेकिन ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिजेनबर्ग क्या बोलता है कि कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल है उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन, मोमेंटम मतलब मैं उसको रिलेट कर सकता हूं उसकी वेलोसिटी से भी, कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका पोजीशन वो एक साथ नहीं बताया जा सकता। लेकिन इस मॉडल में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बता दी है भाई, और उसी टाइम पे उसकी रेडियस भी बता दी है, वेलोसिटी बता दी है और उसी टाइम पे उसकी रेडियस भी बता दी है। तो ये तो वैलिड पॉइंट नहीं बना अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग। तो ये भी एक एरर है बोहर मॉडल के अंदर कि उसने एक साथ पोजीशन भी बता दी है और वेलोसिटी भी बता दी है, ठीक है। अगला मैं देख सकता हूं, देखो अगला बस एक ही बचता आपके पास, अगला he did not explain about spectral line splitting in presence of magnetic field, in presence of magnetic
field they show splitting इस इफेक्ट को ये बोलता हूं, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट में स्प्लिटिंग शो करेंगे मैं स्पेक्ट्रल लाइन तो इसको बोलूंगा मैं जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे शो स्प्लिटिंग, और इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, अगर मेरी मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरी स्पेक्ट्रल लाइन आती है तो स्प्लिटिंग शो करती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, जीमन इफेक्ट। ये याद रखें कि कौन सी फील्ड के अंदर कौन सा इफेक्ट मेरा काम करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उसको मैं बोलूंगा जीमन इफेक्ट, हाँ। और अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टार्क इफेक्ट। ये चीज ध्यान रखें कि जीमन इफेक्ट किसको बोलते हैं और स्टार्क इफेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कुछ ड्रॉबैक थे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं ड्रॉबैक। देखो, सबसे पहला वाला ड्रॉबैक क्या है कि ये खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है मेरा, कि ये इलेक्ट्रॉन को एक मूविंग पार्टिकल समझता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या समझता है, मूविंग पार्टिकल। लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरा वेव नेचर भी शो कर सकता है, और कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर के साथ साथ मेरा पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अगला थर्ड वाला क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल हम बोल सकते हैं स्पीड भी, मतलब स्पीड भी बता सकते हैं और उसकी पोजीशन मतलब रेडियस भी बता सकते हैं। लेकिन एक साथ ये दोनों करना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, अगला फोर्थ, He did not explain about the spectral line। स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में कुछ नहीं बताता है, और स्प्लिटिंग होती है इसके बारे में नहीं बताता एक्चुअल में स्प्लिटिंग। और ये दोनों आप याद रखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो मेरा जीमन इफेक्ट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो मेरा स्टार्क इफेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं अबाउट क्वांटम वेव या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं इधर। क्वांटम या फिर इसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्वांटम या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल। इसमें आपको बस ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, एक इक्वेशन है छोटी सी, आप याद रखना चाहे तो रखें, नहीं रखना चाहे तो ना रखें। इक्वेशन क्या है मेरी, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन ये क्या होती है, देखो बड़ी सी इक्वेशन है, मैं लिखता हूं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच इन प्लस ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही आएगा, ध्यान रखें। तो ये मेरी क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, देखें और आंसर देख लिया
कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, मुझे तो 3 दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट जो है, बाकी तो सब फिक्स ही है। ठीक है, बाकी सब क्या है मेरे, फिक्स ही है। देखो मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं साई। ये साई क्या है, तो साई एक्चुअल में क्या है कि मेरी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस, लेकिन मैं इसको ओनली साई से नहीं कभी रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं हमेशा लिखता हूँ साई स्क्वायर, साई स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेरी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो मैं इसको एज ए साई स्क्वायर शो करूंगा, तो इसको क्या बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेरे पास ई है, एक और वेरिएबल। ई क्या है मेरा, ई क्या है मेरी टोटल एनर्जी। ठीक है, वी क्या है मेरा पोटेंशियल, वी क्या है मेरा पोटेंशियल। ठीक है, और एच तो आपको पता ही है कांस्टेंट है। एक्स वाई जेड क्या है मेरे, एक्स वाई जेड क्या है 3D कोऑर्डिनेट, क्या है मेरे 3D कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये देखो मेरी एक इक्वेशन है क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल। इसको जब सॉल्व करते हैं, हमको सॉल्व करना नहीं है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो देखो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास कितने आंसर सॉल्यूशन आएंगे, इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, वो 3 सॉल्यूशन ही मेरे क्या होते हैं, क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या होते हैं, क्वांटम नंबर। तो उसमें से जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और तीसरा होता है आपका, तीसरा होता है एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आप नोट करें ये वाली चीजें, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका सॉल्यूशन भी। देखो सॉल्यूशन हमको करना तो है नहीं इसका, ठीक है, सीधा लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन गिव 3 क्वांटम, आगे हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के सबके बारे में, जो भी अलग अलग क्वांटम नंबर है सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन गिव 3 क्वांटम नंबर। कौन से, सबसे पहला प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, ये किसे शो कर सकते हैं, एन से। दूसरा मेरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको शो करते हैं किससे, एल से। अगला थर्ड मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको शो करते हैं किससे, एम से। ठीक है, क्योंकि 3 आंसर मेरे पास आएंगे, 3 वेरिएबल में इक्वेशन 3 ही आंसर आएंगे, तो ये तीनों के तीनों जो सॉल्यूशन बनेंगे मेरे, वो क्या होंगे, क्वांटम नंबर एन एल एम। अब हम थोड़ी सी ये इक्वेशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, ये वेव इक्वेशन है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं, फंक्शन क्या है, कैसे है। देखो ये जो वेव फंक्शन है इसको मैं से लिखता हूं साई dx इक्वल टू 0 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये क्या है मेरा, एक रिस्ट्रिक्टेड वेव फंक्शन। ये क्या है मेरा, एक
रिस्ट्रिक्टेड वेव फंक्शन। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है, वो हम कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली क्या है? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी मेरी कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसको मैं बोल सकता हूं कि कॉन्टिन्यूस स्लोप भी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस स्लोप भी होना चाहिए। अगला सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। अगला मैं लिख सकता हूं फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक दो ग्राफ बनाता हूं, वो ग्राफ आप देखें और आंसर दें मुझे। देखो मेरे पास 3-4 ग्राफ में बनाता हूं साई का मेरा, तो ये फंक्शन का देखो, सपोज ये मेरा साई है, इधर एक्स है। क्या मेरा ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा देखिए और आंसर दें। दूसरा मैं ग्राफ बनाता हूं, साई इधर है, एक्स मेरा इधर है। ठीक है, अगला मेरा कॉन्टिन्यूस, ये देखो एक और ग्राफ बनाता हूं, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, सिंगल वैल्यूड, तो इधर साई और इधर एक्स। सिंगल वैल्यूड में बना सकता हूं कुछ ऐसा टाइप का। ठीक है, एक और भी बनाता हूं, ये मेरे पास 4 ग्राफ है, एक और बनाता हूं। ये मेरे पास 5 ग्राफ है, तो इनमें से आप देखें और बताएं कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। वो ये क्या मेरा रिस्ट्रिक्टेड वेव फंक्शन है अकॉर्डिंग टू, वो मैंने 4 कंडीशन लिख रखी है। देखो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्या ये मेरा ग्राफ कॉन्टिन्यूस है? यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फिर ब्रेक हो जा रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। अगला देखो कॉन्टिन्यूस स्लोप, इसका स्लोप कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस। इसकी बात करते हैं। देखो स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे आते ही अचानक से स्लोप इसका चेंज हो गया, तो ये कंटिन्यूस स्लोप भी नहीं है। अगला देखो, इसको मैं समझ सकता हूँ सिंगल वैल्यूड। देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक्स के रेफरेंस में साई की कितनी वैल्यू आ रही है? 1, 2, 3 वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक वैल्यू इधर बनेगी, एक वैल्यू इधर बनेगी, एक वैल्यू इधर बनेगी। तो एक एक्स के साथ में साई की 3 वैल्यू आ रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब एक सिंगल वैल्यूड आनी चाहिए। अगला देखते हैं फाइनाइट वैल्यू। क्या ये फाइनाइट है? बिल्कुल फाइनाइट नहीं है, यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है। एक्स का वैल्यू अगर मैं इधर दूंगा तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, सही का, तो ये भी मेरा पॉसिबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है। ये वाला मेरा, इसमें सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो रही। देखो पहला कंटिन्यूस स्लोप है, बिल्कुल कंटिन्यूस स्लोप है। अगला देखो कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस तो है ही और कंटिन्यूस स्लोप भी है। सिंगल वैल्यूड है, हर जगह पे सिंगल वैल्यूड है। ठीक है, फाइनाइट भी है, हर एक्स के रिगार्डिंग मेरा वाई का आंसर आ रहा है, मतलब साई का आंसर आ रहा है। तो ये मेरा एक रिस्ट्रिक्टेड वेव फंक्शन होता है। आपको इस तरीके से ग्राफ देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है, अगला अब हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। मेरे पास अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी, एफ। उनका शेप कैसा होता है, क्योंकि क्वांटम नंबर में उनका शेप, क्योंकि हम आगे क्वांटम नंबर पढ़ने वाले हैं, तो क्वांटम नंबर जानने से पहले उनका शेप जानना जरूरी है कि किसका कौन सा शेप होता है। ठीक है, शेप नहीं पता होगा तो थोड़ा फील नहीं आएगा, समझने में दिक्कत आएगा। तो हम पहले शेप देखते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल किस शेप का होता है। ठीक है, चलो देखो, शेप जानने से पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको।
नोडल प्लेन, नोडल प्लेन या फिर इसको बोलते हैं नोड, एक ही बात दोनों की दोनों, नोडल प्लेन या नोड। देखो अब मैं मेरे इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम है उसके चारों ओर में घूमने वाला हूँ। घूमने वाला हूँ कैसे, मैं न्यूक्लियस के पास खड़ा हूँ मान लेते हैं, अब मुझे दूर जाना है, इधर उधर घूमना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इधर होगा, किधर भी हो सकता है। तो मेरा नोडल प्लेन क्या होता है कि ये मेरा एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है, ये फिर मिनिमम है, सबसे कम है। नोडल प्लेन क्या होगा, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी एकदम कम हो या जीरो, ठीक है। मान लेते हैं, अभी देखो मैं आपको बताता नहीं हूं कौन सा शेप है कौन सा ऑर्बिटल का, मान लेता हूं मैं एक ऐसा शेप मान लेता हूं, ये कोई ऑर्बिटल का शेप है। तो अगर मैं ऐसे घूमूंगा, क्योंकि ये दो लोब है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, अगर बीच में से इसको काट दूंगा, सपोज ये वाला प्लेन, तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी वेरी जीरो होती है, क्योंकि ये जो लोब होती है इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ठीक है, इसी के इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो इधर तो कभी आएगा नहीं। मेरे पास एक प्लेन मिल गया, नोडल प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है। तो मैं लिख सकता हूं कि नोडल प्लेन क्या होगा, इट इज ए इमेजिनरी प्लेन वेयर possibility of finding electron is minimum, ठीक है, वो सबसे कम हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ, नोडल प्लेन, ठीक है। तो इजी चीज है, नोडल प्लेन आप समझे, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी एकदम कम हो या जीरो हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ, नोडल प्लेन या फिर नोड। अब हम पढ़ते हैं क्या, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में, एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल के बारे में देखो, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल तो एकदम सिंपल है। देखो अब मैं जब भी ऑर्बिटल बनाऊंगा पहले एक एक्सिस बनाऊंगा, इधर में एक्स मान लेता हूं, इधर में वाई मान लेता हूं, तो मेरा एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल शेप का, ठीक है, स्फेरिकल शेप का। तो मैं ऐसे कुछ बना देता हूं, ठीक है, ये क्या है मेरा एस ऑर्बिटल। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ। देखो शेप कैसा है इसका, शेप कैसा है, स्फेरिकल, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप कैसा है इसका, स्फेरिकल, ठीक है। चलो और देखते हैं इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट बातें। देखो ये मेरा एक स्फीयर है, एक गोला है, ठीक है, तो क्या इसमें कभी कोई डायरेक्शन नेचर होगा, हम एक गोले को या एक स्फीयर को किधर से भी देखें वो हमको एक जैसा दिखेगा, तो ये क्या होता है मेरा नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो मैं लिख सकता हूं ये कैसा होता है मेरा नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इसके अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल कैसा होता है मेरा, स्फेरिकल शेप का होता है,
और डायरेक्शन वगैरह को कुछ सोचा नहीं इसमें, इसके अंदर, क्योंकि स्फीयर है, उसको मैं किधर से भी देखूं कोई इसमें एक्सिस का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है मेरा, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मैं कितने भर सकता हूँ, कितने भर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, और इसके अंदर नोडल प्लेन की बात कर लेते हैं। क्या इसके अंदर कोई नोडल प्लेन होगा क्या? क्या इसके अंदर से कोई ऐसा प्लेन गुजर सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 0? नहीं, ऐसा कोई प्लेन नहीं मिल सकता। तो नोडल प्लेन इक्वल टू 0, कोई भी नोडल प्लेन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, एस ऑर्बिटल हो गया अपना, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। सेकंड क्या है मेरा, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? देखो पी ऑर्बिटल के मेरे पास 3 डायग्राम बनेंगे, बनाता हूं 1 बाय 1 में, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इधर मैं मान लेता हूं ये एक्स डायरेक्शन, इधर वाई डायरेक्शन, ठीक है। और नहीं, इसको मैं जेड मानूंगा, ठीक है। ऐसे में 3 डायग्राम बनाता हूं, एक इधर बना लेता हूं, ये एक्स डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, ये ऊपर वाली, सॉरी ये वाली वाई डायरेक्शन, और ऊपर वाली जेड डायरेक्शन। एक और बनाता हूं इधर, इधर एक्स, ये क्या होगी वाई, और ऊपर जेड, ठीक है। अब देखो मेरे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं पी में, तो पहला बनाता हूं मैं, सबसे पहला बनाता हूं पी एक्स वाई, नहीं सॉरी पी एक्स वाई। ये कौन सा मेरा, पी एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर है। देखो मैं आपको पहले बना लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं तीनों के तीनों। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी वाई, अब समझो, देखो ये है क्या। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं। एक एक्स डायरेक्शन होगी, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। ये मेरी इधर वाई डायरेक्शन है, और ऊपर मेरी जेड डायरेक्शन, ऊपर मेरी क्या है, जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है मेरी, जो ब्लू मार्कर है मेरे पास, ब्लू मार्कर है, ये डायरेक्शन कौन सी हुई, एक्स डायरेक्शन। तो मेरा जो ये वाला है पी एक्स वाला, तो इसमें एक लोब इस तरफ है, एक लोब इस तरफ है, ठीक है। एक लोब इस तरफ है, एक लोब इस तरफ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पी एक्स, मेरा पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें समझो, देखो ये क्या है मेरी एक्स, पीछे वाली क्या है, जो रेड वाली है वो वाई है, तो एक लोब इस तरफ है, एक लोब इस तरफ है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पी वाई। इसको समझो, इसके अंदर क्या है, एक्स इधर है, वाई इधर है, और जेड ऊपर की तरफ है। तो ये एक लोब ऊपर की तरफ है, एक लोब नीचे की तरफ है, एक लोब ऊपर की तरफ है, एक लोब नीचे की तरफ है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पी जेड। इसको मैं क्या बोलूंगा, पी जेड। चलो इतनी बात हुई, पी एक्स, पी वाई, पी जेड हमको समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं इनके नोडल प्लेन के बारे में। नोडल प्लेन के बारे में, इसके अंदर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूं ऐसे, ठीक है। इसके अंदर नोडल प्लेन कौन सा होगा, देखो एक तो ऐसे वाला होगा, एक ही ऑप्शन ही है मेरे पास, क्योंकि देखो ये एक्स डायरेक्शन है, फिर से बनाता हूं मेरी एक्स डायरेक्शन, एक्स और पीछे क्या था मेरा, जेड था, और ऊपर क्या था मेरा, पीछे वाई था और ऊपर जेड था। तो ये इधर एक्स है, इधर एक्स है, तो मेरे पास एक ही पोजीशन में ऐसे कट कर सकता हूं, तो ये वाला इधर निकल जाएगा, ये वाला इधर निकल जाएगा, तो मेरे पास पॉसिबल प्लेन कितना हुआ, खाली एक प्लेन, ठीक है। कौन सा, ऊपर डायरेक्शन कौन सी है मेरी, जेड, और पीछे कौन सी है, वाई, तो वाई जेड। मेरे पास एक ही प्लेन हुआ, कौन सा, वाई जेड प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होगी। तो नोडल प्लेन कौन सा बनेगा मेरा, नोडल प्लेन वाई जेड प्लेन,
ठीक है, इसको आप या तो समझ के करें, अगर नहीं समझना चाहते हैं तो एक्स है तो एक्स को हटा दो, बाकी दो बचे वो मेरा नोडल प्लेन। ऐसे इसके अंदर नोडल प्लेन कौन सा होगा? देखो y है तो y को हटा दो, x z। आप समझना चाहें तो समझेंगे, हो जाएगा, इजी है। नोडल प्लेन कितना होगा? इसके अंदर y है तो xy प्लेन, z है तो xy प्लेन मेरा क्या होगा? नोडल प्लेन। शेप कैसी होती है इसकी? शेप कैसी होती है? डम्बल शेप, ठीक है। डम्बल है, डम्बल के जैसा है तो इसको क्या बोलते हैं? डम्बल शेप। और नोडल प्लेन मैंने आपको बता ही दिया कौन सा है। और हम क्या बताते हैं? डायरेक्शनल नेचर है, बिल्कुल डायरेक्शनल नेचर भी होगा, तो लिख सकता हूं ये क्या है? डायरेक्शनल नेचर। क्योंकि इसमें फर्क पड़ रहा है ना, एक्स डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन क्या है, तो इसलिए इसको मैं क्या बोल दूंगा? डायरेक्शनल नेचर। अगला मैं देख सकता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं इसमें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नोडल प्लेन मैंने आपको बताई है, ठीक है, कौन कौन सा होता है। तो अब मैं चलता हूं मेरे डी ऑर्बिटल की तरफ। अब किसकी तरफ चलता हूं? डी ऑर्बिटल की तरफ। डी ऑर्बिटल थोड़ा ध्यान से देखें। डी में मेरे पास 5 टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, तो अब देखें उसको। सबसे पहले लिखता हूं, देखो हम देख रहे क्या? डी ऑर्बिटल। इसकी शेप कैसे होती है? डबल डबल, ठीक है, ओके। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वाले से। पहले हम कोऑर्डिनेट बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर बनाते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाते हैं। देखो इस बार मैं खाली 2 ही बनाऊंगा, बाकी आप समझे। x ऊपर y, मतलब 2 ही डायरेक्शन बनाऊंगा। इधर x ऊपर z कर देता हूं, और इधर मैं कर देता हूं z और y, या फिर इधर y कर देता हूं, ऊपर z कर देता हूं, ठीक है। मैंने 2 डायरेक्शन लिए, एक डायरेक्शन छोड़ दी हर बार। देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, ठीक है। तो डबल डबल कैसे बनता है? देखो डबल डबल बनेगा मेरा कुछ ऐसे। कैसे? रेड पेन से बनाते हैं, ये बनेगा कुछ मेरा ऐसे। इसमें 2 डबल जैसा शेप है, तो इसको बोल देता हूं मैं डबल। इस ऑर्बिटल को क्या बोलूंगा मैं? डी एक्स वाई। ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, इसलिए क्या बोलूंगा? डी एक्स वाई। इसकी शेप बनाता हूं मैं, तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा शेप सेम ही बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा? डी जेड एक्स। बस डायरेक्शन का फर्क है, ये चीज ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट बना के आप देखें, डायरेक्शन का फर्क है सबके अंदर, सेम नहीं है। डायरेक्शन का फर्क है, शेप सेम है पर डायरेक्शन का फर्क है सबके अंदर। इसमें भी कुछ ऐसा बनेगा शेप। इसको मैं क्या बोलूंगा? डी जेड वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। 3 मेरे ये बन रहे। अगला मेरा देखो एक और बनता है, अगला देखो मेरा एक और बनता है। पहले इसमें नोडल प्लेन देख लेते हैं। इसमें नोडल प्लेन देखो, स्प्लिट कर देता हूं उसको फिर से। इसके अंदर नोडल प्लेन कितने हैं? देखो एक तो ये वाला प्लेन होगा नोडल प्लेन, ठीक है। कौन सा? एक्स डायरेक्शन, और बाहर की तरफ कौन सा होगा? जेड डायरेक्शन, तो एक्स जेड होगा एक, तो एक्स जेड कोमा, एक और कौन सा होगा? वाई जेड भी होगा, तो कौन सा होगा? वाई जेड। इसके अंदर नोडल प्लेन बताओ तो। इसके अंदर नोडल प्लेन एक तो कौन सा होगा मेरा? एक्स वाई,
ए कौन सा होगा, जेड वाई, जेड वाई। इसमें बताओ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन देखो एक्स बाहर की तरफ है तो एक्स और वाई, एक्स वाई होगा और एक जेड एक्स, ये मेरे नोडल प्लेन हो गए। चलो अब एक और ऑर्बिटल देखते हैं, इसको बोलता हूं मैं, इसको बोलता हूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। इधर मान लेता हूं एक्स डायरेक्शन, इधर मान लेता हूं वाई डायरेक्शन, तो ये कुछ इस शेप का बनता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये सारे लोग सेम हैं, अगर आपको अलग दिख रहा है तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे सेम हैं। एक नोडल प्लेन ये बन जाएगा और एक नोडल प्लेन ये बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके अंदर नोडल प्लेन कौन सा बनेगा, नोडल प्लेन। इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, नोडल प्लेन कौन सा इसके अंदर, तो मैं लिख देता हूं नोडल प्लेन, एक तो x इक्वल टू वाई है, एक x इक्वल टू माइनस वाई है, ठीक है। इन दोनों लाइन की इक्वेशन में लिख दिया हूं, x इक्वल टू वाई मेरी ये वाली लाइन बन जाएगी और x इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, x इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, x इक्वल टू माइनस वाई ये वाली लाइन बन जाएगी। ये दो मेरे क्या है इसमें, नोडल प्लेन है, तो इसकी मैंने इक्वेशन लिख दी है। चलो आगे चलते हैं, एक फाइनल बचता है मेरे पास, एक फाइनल बचता है इसका, वो है देखो वो कुछ इस टाइप का, ये ऊपर z डायरेक्शन है तो ये बनेगा कुछ आपका पेन चेंज करना है ना, ध्यान से देखो इसको कैसे बनेगा। एक लोब तो ऐसे बनेगा z डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, एक लोब तो ऐसे बनेगा z डायरेक्शन के अंदर, और एक और क्या होता है इसके अंदर एक रिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर एक क्या होती है, रिंग होती है जो इस लोब के चारों ओर है, ठीक है। ये मान लो एक ऊपर का लोब है, ये मान लो एक ऊपर का लोब है, ये एक नीचे का लोब है, ठीक है, ऊपर का लोब है, एक नीचे का लोब है, और एक रिंग है इनके चारों तरफ, ठीक है, एक रिंग है इनके चारों तरफ, उसमें भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखें इसको, मैं पूरा बना देता हूँ उसको, रिंग को घुमा ही देता हूँ, ऐसा करता हूँ अंदर से, तो थोड़ा सा समझिए। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या है, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर बताओ कोई नोडल प्लेन हो सकता है क्या, इसके अंदर क्या कोई नोडल प्लेन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर कोई नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि हम कैसे भी काटने जाएंगे रिंग मेरी बीच में आ जाएगी, ऐसे काटेंगे तो रिंग बीच में आ गई, ऐसे काटेंगे तो कटेगा ही, कैसे भी काटो रिंग बीच में आना ही आना है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नोडल कोन, क्या प्रेजेंट होता है, एक नोडल कोन। समझ में आ रही है बात, कि लोब है उसके चारों तरफ एक कोन जैसा बन जाएगा, कोन को मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी रिंग बीच में आ जाएगी, एक कोन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं और एक्सटेंड करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक इसमें क्या प्रेजेंट है मेरा, क्या प्रेजेंट है, नोडल कोन, ठीक है। अब बात करते हैं और, देखो डायरेक्शनल नेचर, बिल्कुल डायरेक्शनल नेचर है। दूसरा मैं बात करता हूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का, तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा कुछ क्लासिफिकेशन है किनके ऊपर, ऑर्बिटल्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है मेरा एस ऑर्बिटल, शेप स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का है, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और नोडल प्लेन 0। अगला कौन सा मेरा पी ऑर्बिटल, डबल शेप का होता है, और डबल शेप मैंने आपको बना दी कैसे कैसे बनती है, डायरेक्शनल नेचर होता है, प्लेन भी आपने देखी है, नोडल प्लेन कौन कौन से। अगला कौन सा है मेरा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के अंदर 5 होते हैं मेरा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 10।
इसके आगे एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो वो हम नहीं बनाते हैं, बटरफ्लाई टाइप उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखो, ये आप पढ़े तभी आगे का क्लास समझ में आएगा कि कौन सा मेरा किस शेप का होता है, कौन सा डायरेक्शनल है, कौन सा नॉन डायरेक्शनल है, px कैसे बनता है, pxy कैसे बनता है, pz कैसे बनता है। ठीक है, ये कैसे कैसे बनते हैं। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।